गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। कल हम लोग वाटर पोल्यूशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोग ने देखा कि वाटर पोल्यूशन का डिफिनीसन क्या है, क्या होता है वाटर पोल्यूशन, और उसका काजेज कारण देखा। और जैसा कि हम लोग बताए कि उसमें जो है वाटर पोल्यूशन इस समय बहुत ही बड़ी समस्या है और इसके ऊपर ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इसका प्रभाव है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़ लिए हैं और क्या पढ़ना बाकी है। तो वाटर पोल्यूशन का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, वाटर पोल्यूशन का डिफिनीसन और वाटर पोल्यूशन का काजेज, कारण क्या होता है, कैसे वाटर पोल्यूशन होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन का प्रभाव क्या है, ह्यूमन बीइंग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जल प्रदूषण का क्या प्रभाव है। ठीक है। तो कल हम लोग जो चर्चा किए थे उसके बाद आज देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। 1974 में ये एक्ट बना था और जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जो कि वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा दे सकती हैं या वाटर पोल्यूशन काज कर सकती हैं, उसमें से केमिकल हैं और कुछ ऐसे सॉलिड वेस्ट है जो कि सीधे पानी में मिल रहा है और वो नदियों में जा रहा है, तालाब में जा रहा है। ऐसे सारे फैक्ट्रियों को हम एक भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया 1974 एक्ट, जिसमें बताया गया कि इन सारी फैक्ट्रियों को कम से कम वाटर पोल्यूशन करना है और उसमें एक निर्धारण किया गया कि एक ऐसा पॉइंट है कि इससे ज़्यादा आप वाटर पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। और उसमें कुछ उन्होंने अपना वो बनाया, कुछ उसमें क्राइटेरिया बनाया और उस क्राइटेरिया के अनुसार जो है बताया गया कि कितना आप वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं। कितना वाटर पोल्यूशन उसमें, कितना फैक्ट्री जो है वाटर पोल्यूशन काज कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा पोल्यूशन काज कर रहा है कोई भी फैक्ट्री तो उसे फिर वो फैक्ट्री बंद भी हो सकती है और उसे भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड शो कर रहा है कि डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। इसमें यही बताया गया है कि एज वी वर्क विथ वाटर इन आवर होम्स इन द सिटीज एंड टाउन्स वी वाश एवरीथिंग इनटू ड्रेन्स। कि जो भी हम लोग अपने घर में जो भी कूड़ा कचरा या जो भी वेस्टेज है उन सबको हम लोग कहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग ड्रेन कर दे रहे हैं, बहा दे रहे हैं। ए मेयर 0.1% इम्प्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। और इसमें बताया गया है कि 99.9% अगर प्योर वाटर है तब तो वो यूज करने लायक है, लेकिन अगर उसमें से 0.1% भी अगर वाटर जो है कि इम्प्योर है तो आप उसका यूज ड्रिंकिंग वाटर के रूप में नहीं कर सकते हैं। Solids are relatively easy to remove. What is most difficult to remove are dissolved salts such as nitrate, phosphate, and other nutrients, and toxic metal ions and organic compounds. जैसे कुछ वाटर में दो तरह के कंपोनेंट होंगे, या एक लिक्विड होगा और कुछ सॉलिड होगा। तो सॉलिड कंपोनेंट को तो हम लोग इजीली रिमूव कर लेते हैं, लेकिन जो लिक्विड है वो रिमूव करना जो है, वाटर से रिमूव करना जो है कि वो डिफ़िकल्ट होता है। जैसे उसमें कुछ नाइट्रेट्स हैं, फास्फेट्स हैं, ये जब वाटर कंटेंट में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, वो वाटर बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें दिया है टॉक्सिक मेटल आयंस। टॉक्सिक मेटल आयंस जैसे कैडमियम हुआ, लेड हुआ, पारा हुआ और आयरन हुआ, ये सारे जो हैं टॉक्सिक मेटल आयंस के रूप में आएंगे। और ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है कि वाटर को इम्प्योर कर रहे हैं। देखिए जैसा हम बताएं कि 0.1% इम्प्योरिटीज, तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे सस्पेंडेड सॉइल में, सैंडस्लिट क्लेन में हो सकता है। ठीक है। और पेपर फाइबर में, क्लोथ में, ये सब हो सकता है। डिजॉल्व मटेरियल जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है 0.1 में आएंगे, 0.1% में आएंगे।
ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर विच readily decomposes thanks to bacteria and other microorganisms which can multiply using these organic substances as substances and hence utilize some of the components of sewage। देखिए क्या कह रहा है कि कल हम बताए थे आप लोग को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहा है वो बैक्टीरिया है। अब समझिए, जैसे कोई भी वाटर बॉडी है, कुछ कोई भी पानी है, उसमें हम घर का वेस्ट है, वेस्टेज मटेरियल है, चाहे वो सिंक हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, चाहे जो भी कुछ हो, वो सारा कहाँ जा रहा है? वो सारा सीवर के थ्रू वो है कि नदियों में जा रहा है, नालों के थ्रू जो है वो हमारे नदियों को गंदा कर रहा है। तो वो सारे सीवेज कहाँ जा रहे हैं? नदियों में जा रहे हैं, तालाब में जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि ये सीवेज जब नदियों में जाता है तो इसको डिकम्पोज करने के लिए मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए वो सीवेज क्या है? एक भोजन है, फूड है, ताकि वो उसी के ऊपर निर्भर रहेंगे और सीवेज को क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। लेकिन जो अगर बहुत ज़्यादा सीवेज हम नदियों में डाल रहे हैं या फिर कहीं वाटर बॉडी में डाल रहे हैं तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेगा ताकि सीवेज को ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज कर सके। तो बैक्टीरिया के लिए तो वो फूड है, लेकिन बैक्टीरिया को चाहिए क्या जीवित रहने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो सारा ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल करेगा, और ऑक्सीजन लेगा कहाँ से? ऑक्सीजन वही पानी से लेगा, जिस पानी में वो सीवेज जा रहा है उसी पानी से वो ऑक्सीजन भी लेगा। तो मोर बैक्टीरिया, जितना ज़्यादा बैक्टीरिया उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, और ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, और वो कौन फुलफिल करेगा? वो करेगा वाटर बॉडी, क्योंकि पानी में ही उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसी को बैक्टीरिया ले रहा है। तो जो पानी में रहने वाले और जीव जंतु हैं वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि भाई ऑक्सीजन उनको भी चाहिए, और सारा का सारा ऑक्सीजन जो है बैक्टीरिया ले रहा है। क्यों ले रहा है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज को डिकम्पोज कर पाए। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है उस वाटर बॉडी में क्या हो रही है? कम हो रही है। जितना ज़्यादा हमको जितना जो है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए उतना जो है वो पूरा पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ले रहा है। तो और जीव जंतु को जो है कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो और जीव जंतु जो है जो भी एनिमल्स हैं, जो भी रहने वाले जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनको क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी होगी। इससे वो क्या होंगे? मरने लगेंगे। और वो देखते हैं कि आप लोग पानी के सरफेस को क्या होते हैं? तैरने लगते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो डिमांड है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हम कल भी चर्चा किए थे, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन बीओडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर, इसमें क्या रिलेशन दिखा रहा है कि कितना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उतना ही बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक। अब देख लीजिए, व्हाट इज बीओडी? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टेबलाइज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। काहे लिए? बायोडिग्रेडेबल। किसको डिग्रेड करना है? उसी सीवेज मैटर को डिग्रेड करना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। काहे लिए चाहिए? वो सीवेज को डिग्रेड करने के लिए चाहिए, ठीक है। अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है वो यूटिलाइज कर लेगा, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। उस प्लांट बॉडी में ऑक्सीजन वाटर बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो कि इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी कितना गंदा है, और पानी गंदा होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? मछलियाँ यहाँ पे मर गई हैं और पानी में ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। यहाँ का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बहुत हाई है, ठीक। बीओडी लेवल आप देख सकते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल क्या बता रहा है कि अगर 1 से 2 है तो वेरी गुड, मतलब जो है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट है पर पानी ठीक है, फिर भी ठीक है। 3 to 5 है तो मॉडरेटरी क्लीन, मतलब कि मध्यम, कुछ कुछ जो है कि आप क्लीन है, ठीक है। 6 to 9 है मतलब ऐसा पानी है जो क्या है? बहुत ज़्यादा पुअर है।
ठीक है, उस पानी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, और वो स्मेल भी देगा और उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट होंगे। ठीक है, और अगर वो 100 या उससे ऊपर है, बीओडी का लेवल अगर 100 या उससे ऊपर है, तो वो पानी क्या हो सकता है, वो पानी वेरी पोल्यूटेड है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, उसका वो पानी किसी यूज़ का नहीं है। ठीक है, और वो बीमारी ही फैलाएगा। तो ये बीओडी लेवल है, इधर वाटर क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में एक टर्म है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, इसको देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो काजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी called an algal bloom which imparts a distinct color to the water bodies। अच्छा, ये देखिए क्या होता है कि हम अभी बताए थे कि वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कौन से? नाइट्रेट हुए, फास्फेट हुए। ठीक है, तो जहाँ पे अगर वाटर बॉडी में नाइट्रेट का और फास्फेट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, एल्गी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है, एल्गी पूरे वाटर बॉडी में फैल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जब एल्गी कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और जिससे कि जो नीचे रहने वाले, जो पानी के नीचे रहने वाले जीव जंतु हैं, वो क्या होंगे, अफेक्ट होंगे और वो मरने लगेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम काजेज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। मतलब कि एल्गल ब्लूम अगर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी का ग्रोथ होगा, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होने के साथ ही वाटर की क्वालिटी भी कम होगी, पानी की गुणवत्ता भी कम होगी, और फिश मोर्टेलिटी मतलब फिश क्या होने लगेंगे, मछलियाँ क्या होने लगेंगी, मरने लगेंगे। ठीक है, सी ब्लूम फ्लोटिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। और ये जो एल्गी ब्लूम है, एल्गल ब्लूम है, ये क्या बताता है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी टॉक्सिक इफेक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर बॉडी में जो है एल्गी अपना ग्रोथ कर लिया, और कितना डेंस है ये, कितना गाढ़ा है। ठीक है, पानी का फ्लो हो ही नहीं रहा है, पूरा एल्गी इसमें ग्रो किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मछली मरी हुई है और एल्गी, और वो पानी के एकदम किनारे आ गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, वाटर हाइसिन, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी। तो इंडिया में तो इंट्रोड्यूस इसीलिए हुआ था कि भाई पानी में ये फूल जब दिखेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये जो है कि अभी जो इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया है कि ये पूरा वीड का काम कर रहा है, खरपतवार हो गया ये वाटर हाइसिन। ठीक है, ये इसके फूल के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? क्योंकि ये पानी में पूरी तरीके से फैल जाता है, और ये अपना वेजिटेटिव ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से करता है, और पूरे पानी के सरफेस पे ये फैल जाएगा। तो पानी में उपस्थित जो भी ऑक्सीजन है, उसका भी उपयोग वाटर हाइसिन करेगा, तो जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, फ्रॉग्स हैं, वो क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। ठीक है, सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू था, फिर से ये भी सही हो गया है। यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावर फाउंड ऑन वेरी अपीलिंगली सेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन वाटर बॉडी। ठीक है, ये क्या था, ब्यूटीफुल फ्लावर था, जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर लिए भारत में। और जो है कि अभी क्या है ये, अभी कल हम बताए थे कि टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल का आतंक किसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाटर हाइसिन को। और इसमें ये है कि ये जितना आप इसको तोड़ोगे, वेजिटेटिव ग्रोथ उतना ही फास्ट करता है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी में उपस्थित ऑक्सीजन को इस्तेमाल भी करता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है, किसी भी तालाब का, किसी भी जो है कि जगह पे अगर ये वाटर हाइसिन है, तो वहाँ का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी वो अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जगह घेरता है। और अगर अब पानी बारिश हुई, तो पानी में जगह यही वाटर हाइसिन घेरा हुआ है, तो वो पूरा पूरा उसको फ्लोट नहीं होने देगा, और पानी जो है बाहर बहने लगेगा। ठीक, अब पानी बाहर बहने लगेगा और बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग
फ्लावर तो इसका बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये अभी वीड है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, दीज आर प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिन। बताया ना कि ये क्या है, वाटर हाइसिन है, इकॉर्निया कैरासिप्सिस, द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ठीक है, आल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। They grow evidently in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem dynamics of the water body. ये यूट्रॉफिक लेवल को, यूट्रॉफिक लेवल मतलब, यूट्रॉफिक लेवल का मतलब ये होता है कि जिस प्लांट बॉडी में न्यूट्रिएंट रिच हो उसको बोलते हैं यूट्रॉफिक। जैसे नाइट्रेट का कंटेंट ज़्यादा हो और फास्फेट का कंटेंट ज़्यादा हो, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, न्यूट्रिएंट है, और इसका कंटेंट अगर ज़्यादा है तो ऐसे जगह को क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिक लेवल। और ऑलिगोट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जहाँ पर न्यूट्रिएंट का रिचमेंट क्या हो, कम हो। न्यूट्रिएंट रिचमेंट कम होगा तो ऑलिगोट्रॉफिक, और यूट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिएंट का हाई लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिक लेवल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है और बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो बायो एक्यूमुलेशन जो है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पोल्यूटेंट्स इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। पोल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन इकट्ठा, मतलब जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन। जैसे कोई भी पोल्यूटेंट है, जैसे सपोज दैट कैडमियम है, ठीक है, पारा है, लेड है, कुछ भी है, उसमें अगर वो कंसंट्रेशन वाटर के द्वारा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जा रहा है तो ऐसे, या हमारे शरीर में या किसी भी जुधारी में किसी भी पोल्यूटेंट का जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए प्लांट ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्नीफिकेशन ये टर्म आपको जानना चाहिए। बायो मैग्नीफिकेशन मतलब कि सेम है, बायो एक्यूमुलेशन की तरह ही है, मतलब इसमें भी पोल्यूटेंट का इकट्ठा होना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इकट्ठा नहीं होना है। जैसे ये फूड चेन के रूप में इकट्ठा होगा, ये पहले कोई खाएगा, फिर उसको कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा, फिर वो तीसरा खाएगा, और लास्ट में क्या होगा, जो सबसे ऊपर का ट्रॉफिक लेवल होगा उसी में वो ज़्यादा कंसनट्रेशन पोल्यूटेंट का इकट्ठा होगा। सपोज दैट हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में एक पहले उसमें काफ़ी प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, ठीक है, उसको खाने वाले छोटे छोटे जीव हैं, फिर उसको खाने वाली छोटी मछलियाँ हैं, और उसको खाने वाली थोड़ी बड़ी मछलियाँ, और उसको खाने वाली और बड़ी मछलियाँ हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं उसमें कुछ इकट्ठा हो रहा है पोल्यूटेंट्स, ठीक है। फिर प्लांट्स को खाया कौन, छोटी छोटी मछलियाँ खा ली, फिर उनको बड़ी मछलियाँ खा ली, और उस बड़ी मछली को कोई ह्यूमन खा लिया। तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एक प्लांट से सीधे मनुष्य में आ रहा है, और कैसे आ रहा है कि उसको छोटी मछली, बड़ी मछली, और फिर वो मनुष्य में आ रहा है। तो ये फूड चेन के रूप में आ रहा है। फूड चेन हम आपको क्लास में भी डिस्कस किए थे, तो ये फूड चेन के रूप में आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्नीफिकेशन। इसमें आप एक जापान में एक घटना हुआ था जिसमें क्या होता है कि इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी केमिकल्स थे वो बगल के जो है नदियों में मरकरी, मरकरी जो है उसमें वहाँ से निकल रहा था, और वो वेस्ट जो है फैक्ट्री से निकल के नदी में जा रहा था। तो उसको जो है मछलियाँ खा रही थी, ठीक, और उस मछली को जो है ह्यूमन खा रहे थे। तो उन मछलियों को जब ह्यूमन खा रहे थे तो उनका नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ रहा था, वीक हो रहा था, और व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही थी। तो फिर अगर जब उनका डायग्नोसिस हुआ, उनको देखा गया, तो उसमें मरकरी का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिला कि मरकरी कहाँ से आया। तो फिर पता चला कि वो मछली से आया। कि मछली में कहाँ से है, मछली में पता चला कि वो फैक्ट्री से जो निकल रहा है वेस्टेज, उसमें है मरकरी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये बायोमैग्निफिकेशन एक चेन बना के मनुष्य तक पहुंचा। इसको बोलते हैं ये जो जापान में रोग हुआ उसको बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज बोलते हैं, और ये मरकरी के द्वारा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका में देखा गया कि डीडीटी का प्रयोग करने से जो मछलियां हैं
मछलियों को जो ईगल है, बाज है, वो खा रही थी। तो जो बाज के जो अंडे हो रहे थे उनके जो उसके ऊपर कैल्शियम का जो कवर होता है वो बहुत वीक हो रहा था। ठीक है, डीडीटी के कारण, क्योंकि मछलियाँ डीडीटी को, जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्टेज थे उसको मछलियाँ खा रही थी, उसमें डीडीटी था। और उस डीडीटी को कौन खा रहा था? ईगल खा रहे थे, बाज खा रहे थे उन मछलियों को। तो जब मछलियाँ जो है मछलियों को खाने वाले जो बाज थे, जब उनका अंडा हुआ तो अंडा जो है कि काफ़ी वीक था। जो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण होता है वो काफ़ी वीक था। तो जो मैच्योर बच्चे, मतलब बच्चे अभी मैच्योर नहीं होते थे तभी वो अंडा फूट जाता था, जिससे कि बाज का जो है पॉपुलेशन बहुत अफेक्ट हुआ, घटने लगा। ठीक। तो बाद में देखा गया, जब अमेरिका देखा तो उनको डायग्नोसिस किया तो पता चला कि ये जो है डीडीटी इसका कारण है। फिर वहाँ पे अमेरिका में डीडीटी को बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद भारत में भी कुछ साल बाद भारत में भी डीडीटी बैन हो गया। तो ये सब क्या है? ये बायो मैग्नीफिकेशन है। ठीक है। अभी हम जो है कि अब यहाँ तक आपको इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव था, ठीक है, वाटर पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट है, ये हम देखें। कल हम इसके लिए कंट्रोल मेजर देखेंगे, कैसे हम इस वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। ठीक है, कल हम इसको देखेंगे कि कैसे वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप आप लोग सुरक्षित होंगे भी। और सब लोग बहुत जल्दी मिलते हैं क्लास में। आप लोग पढ़ना मत बंद करिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी हो सकता है किसी भी समय में। जब सब कुछ सही हो तो एग्ज़ाम भी आप लोग का हो जाए, तो तैयार रहिए। ठीक है, हम लोग जो भी आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे थोड़ा हेल्प लीजिए और अपने से भी पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।